नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीवीएन एकेडमी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हमारी एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है जो आपको काम आने वाली है। एसएससी जीडी, रेलवे और ऐसे वे सभी एग्ज़ाम जहां वनडे एग्ज़ाम होने वाला है और वहां साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम में आपको मेरी ये श्रृंखला आप लोगों के लिए हेल्प करने वाली है। इस श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे साइंस के एक विषय आपका भौतिक विज्ञान पर। और भौतिक विज्ञान के सभी टाइप के हम लोगों को प्रश्नों को यहाँ देखना है और उन टॉपिक को, जितनी भी विषय वस्तु है, उन विषय वस्तु को डिटेल में पढ़ते हुए हम वनडे एग्ज़ाम्स के फैक्ट को भी यहाँ पे देखेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम से एक भी प्रश्न छूटे ना। तो आज का जो पहला लेक्चर है ये भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक गति पर आधारित है। तो हमको ये देखना है कि आखिरकार गति क्या है और इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और बन सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भौतिक विज्ञान है इससे प्रश्न कभी कभी सीधे नहीं पूछता है। यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं इसमें आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान का पेपर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसीलिए कभी कभी हमारी शिकायत आती है कि हमें ये पेपर नहीं बन रहा है, भौतिक नहीं बन रहा है। उसका कारण यही है कि हम कॉन्सेप्ट को ना समझते हुए सिर्फ फैक्ट को रटते हैं। तो हम ना केवल इसमें फैक्ट को कवर करेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। टॉपिक में लिखा है गति। अब देखिए गति क्या है इसको समझते चलते हैं। गति मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु ए बिंदु पर है और कुछ समय बाद यही वस्तु अगर बी बिंदु पर आ जाए कुछ समय के बाद, तो हम बोलेंगे कि इस वस्तु में गति हुई है। क्यों? क्योंकि इस वस्तु ने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। तो गति की सिंपल सी परिभाषा ये है कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती है, अगर किसी वस्तु की गति में समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो हम इसको गति कहते हैं। अब जो गति है ये विराम से संबंधित है। बात कुछ समझ नहीं आई, समझिए कैसे। देखिए, मान लेते हैं कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति गाड़ी से चल रहे हैं। तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति इस दिशा में एक ही स्पीड से चल रहे हैं। अब हमारा कहना ये है कि जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो इनको लगेगा कि ये दोनों विराम अवस्था में हैं, क्योंकि जब ये एक दूसरे को देखेंगे तो ना तो ए बी से आगे जा रहा है ना तो बी ए से आगे भाग रहा है। तो एक दूसरे को देखेंगे तो ये विराम में लगेंगे। और यदि यही बी और ए जब बाहर देखेंगे, बाहर की वस्तुओं को देखेंगे, तो इनको लगेगा कि ये गति की अवस्था में है। मतलब ये है कि एक ही वस्तु किसी एक वस्तु के सापेक्ष, मतलब बी व्यक्ति ए के सापेक्ष विराम में है और बी के आपके जो वस्तु अन्य वस्तुएं हैं इनके सापेक्ष गति में है। मतलब कि गति और विराम वस्तुओं के सापेक्ष एक दूसरे से संबंधित होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं गति के, तो कुछ उदाहरणों में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो तैरती हुई मछली है वो क्या करती है, किसी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। पहले ए बिंदु पर थी, कुछ समय बाद बी बिंदु पर आ जाती है। मतलब उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हुआ है, मतलब गति हुई है। दौड़ती कार को देखें तो किसी समय कार ए बिंदु पर थी, कुछ समय का बाद कार बी बिंदु पर पहुंच जाए तो गति हुई है। अब समझते हैं, ये तो गति का था, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि विराम क्या है। अगर गति समय के सापेक्ष वस्तु में की स्थिति में परिवर्तन है तो विराम क्या है। अगर हम मान के चले कि कोई वस्तु ए बिंदु पर है, कितने समय पे, 0 सेकेंड पे, और 10 सेकेंड होने के बाद भी वो वस्तु इसी ए बिंदु पर रहेगी, तो हम ये बोलेंगे कि वस्तु विराम में है। तो परिभाषा क्या हुई इसकी, कि किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ नहीं बदलती है तो हम उसको विराम अवस्था में कहते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले तो हम उस वस्तु को विराम की अवस्था में कहेंगे।
उदाहरण की देखते हैं। उदाहरण में ये देखा जा सकता है कि जो वस्तु है, उदाहरण में ये देखा जाएगा कि अगर वस्तु टेबल पर रखी हुई है तो वो कुछ समय के बाद भी टेबल पर ही रखी हुई है, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में रखी हुई है, तो हम उस वस्तु को विराम की स्थिति में कहेंगे। अब आगे बात करते हैं गति के कुछ प्रकार पर कि गति के कितने प्रकार हैं। तो गति के जो प्रकार हैं वो है आपका पहला, जिसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। पहला जो प्रकार है वो है आपका सरल रेखीय गति। अब ये सरल रेखीय गति क्या है? सरल रेखीय गति का मतलब है कि एक रेखा में चलना। एक रेखा में चलने को हम सरल रेखीय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये गति है, मान लीजिए ये गति है। अब ये जो गति है ये बिल्कुल एक रेखा में चलती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम उदाहरण के रूप में लें तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? बिल्कुल एक सीधी रेखा में हमारी पृथ्वी पर आता है। तो अगर सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाए तो हम ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। इसको हम सरल रेखीय गति कहेंगे। एक कार है, वो कार क्या करती है? वो कार आपकी इस तरह से बिल्कुल सीधी चलती है। सीधी रोड पर अगर चले तो उसकी गति भी सरल रेखीय मानी जाएगी, बशर्ते वो कार इधर उधर ना मुड़े तो उसकी गति भी सरल रेखीय मानी जाएगी। अगला प्रकार है, दूसरा प्रकार है इसका दोलनी या कंपन गति। दोलनी गति क्या कहलाती है? आपने एक पेंडुलम घड़ी को देखा होगा। पेंडुलम घड़ी क्या करती है कि ये मान लीजिए पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम अपनी इस माध्य स्थिति से, ये जो पेंडुलम है अपनी इस माध्य स्थिति से इधर और इधर ये आपका गति करता है। मतलब कि माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है? गति करता है। तो ऐसी गति को दोलनी गति कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? दोलनी गति, जिसमें कोई वस्तु किसी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, दोलन करती है, तो ऐसी गति को दोलनी गति कहा जाता है। अगर इसी दोलनी गति में आयाम कम हो जाए, अब आयाम समझ में नहीं आया तो मैं आपको पहले इससे संबंधित सभी बातें बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा, आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आयाम को समझिए। आयाम क्या है कि मान लीजिए ये माध्य स्थिति है, तो इस माध्य स्थिति के किसी भी ओर, किसी भी एक ओर जो अधिकतम विस्थापन होगा, जितनी अधिकतम दूरी पर वस्तु जाएगी, हम उस स्थिति को या उस विस्थापन को बोलते हैं आयाम। आयाम उदाहरण के लिए अगर आप झूला झूल रहे हैं तो झूला ऊपर की ओर जितनी दूरी पर अधिकतम जितनी ऊपर जा पाता है, हम उसको उसका आयाम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति भी समझ लीजिए। आवृत्ति ये होगी कि एक सेकेंड में पता चला आप एक बार ये गए और एक बार यहाँ पे वापस आके फिर एक बार गए और दूसरी बार भी वापस आ गए। मतलब आपने एक सेकेंड में अगर 2 चक्कर पूरे कर लिए तो हम इसको आवृत्ति कहेंगे। मतलब एक सेकेंड में जितने भी कंपन होते हैं उसको हम आवृत्ति कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अगले बिंदु पर, एक और है आवर्तकाल। इसको भी समझ लीजिए कि आवर्तकाल क्या है। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब होता है कि अगर एक पेंडुलम अपनी माध्य स्थिति से यहाँ से चला, यहाँ गया और यहाँ से वापस अपनी इसी पोजीशन पर आता है, तो जितना समय वो अपनी उसी स्थिति पर वापस आने में लेता है उस समय को आवर्तकाल बोला जाता है। कोई पेंडुलम अपनी माध्य स्थिति से या फिर किसी स्थिति से एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय ले जाए उसको उस पेंडुलम का आवर्तकाल कहेंगे। उसको उस पेंडुलम का आवर्तकाल कहेंगे। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो ध्यान में रखना, मैं ये आपको समझाऊंगा भी कि आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बोलेंगे कि बात समझ नहीं आई, तो समझिए क्या है। देखिए भैया, अब मैं बोलूँगा कि अगर कोई वस्तु बहुत ऊंची जाती है, तो अगर कोई वस्तु बहुत ऊंचाई पर जाएगी तो उसको वापस आने में भी समय लगेगा। ठीक है, तो अगर उसको वापस आने में समय लगेगा मतलब आवर्तकाल जो है वो ज़्यादा होगा,
क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यदि आवर्तकाल ज़्यादा होगा तो क्या ये 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगा पाएगी? तो हम बोलेंगे नहीं। अगर टाइम इसको इसी में ज़्यादा लग गया तो चक्कर कम लगाएगी। अब दूसरी स्थिति को समझो। दूसरी स्थिति में ये हो सकता है कि अगर वस्तु जल्दी से सिर्फ इतना ही विस्थापन करे और इतने में ही वो क्या करने लग जाए, जल्दी 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 घूमने लग जाए, तो इस स्थिति में आवर्तकाल तो कम हो जाएगा क्योंकि वो एक राउंड जल्दी पूरा कर लेगी। तो आवर्तकाल तो कम होगा लेकिन आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बात को ध्यान में रखिएगा, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपके यहाँ पे बन सकते हैं, तो आपको ये बन जाना चाहिए। तो अगली गति का हम समझते हैं, वो है आपका वृत्तीय या घूर्णन गति। वृत्तीय गति या घूर्णन गति। अब वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः या किसी बिंदु के सापेक्ष जब वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने लग जाए, एक सर्कल में आपका चक्कर लगाने लग जाए, तो ऐसे मोशन को या ऐसी गति को हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसी गति को हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें एक बिंदु भी हो सकता है और एक अक्ष भी हो सकता है। अक्ष मतलब क्या कि एक हमने यहाँ पे एक हिस्सा लिया, एक लकड़ी जैसा कुछ लिया और इसके चारों ओर रस्सी से एक पत्थर को बांध के जब हम घुमाएंगे, और रस्सी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब रस्सी कुछ इस तरह से जब हम इसको घुमाएंगे तो ऐसी गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे, क्योंकि इस स्थिति में जो पत्थर है वो एक वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा होगा, इसीलिए ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये इंट्रो जैसी क्लास आपकी है। अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको आने वाली कक्षाओं में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जहाँ मैं चाल शब्द उपयोग करूँगा, जहाँ मैं गति शब्द उपयोग करूँगा, तो वहाँ आपको समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए इस क्लास को, इस कक्षा को बहुत ध्यान से समझें और सुनें। अगले हम बात करते हैं, अगली गति है, अब हम समझते हैं कि गति के कुछ अन्य प्रकार क्या हो सकते हैं। यहाँ से आपको और भी चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी। तो गति 3 दिशाओं में हो सकती है। हमें मालूम है कि लगभग अगर हम अक्ष में बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा हमारे पास वाई अक्ष होता है, तीसरा हमारे पास जेड अक्ष होता है। तो एक विमीय गति क्या है? एक ही विमा में होने वाली गति। या तो गति एक्स अक्ष में हो रही है, या फिर वाई अक्ष में हो रही है, या फिर जेड अक्ष में हो रही है, लेकिन एक ही अक्ष में हो रही है। तो ऐसी गति को एक विमीय गति कहेंगे। सामान्य तौर पर ये एक सरल रेखीय गति होती है। उदाहरण के लिए समझें कि अगर प्रकाश इस तरह से आ रहा है तो प्रकाश एक्स अक्ष के समानांतर है अगर मान लेते हैं, तो इसकी गति एक विमीय मानी जाएगी, क्योंकि एक ही विमा में गति हो रही है। इसीलिए ये जो गति है ये एक विमीय गति मानी जाएगी। आगे बात करते हैं द्विविमीय गति की। तो द्विविमीय गति का मतलब होता है जब गति 2 विमाओं में होगी। उदाहरण के रूप में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों के बारे में कल्पना कीजिए। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाते हैं। अच्छा, जब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे होते हैं, एक समतल जैसी आकृति पर चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि वो ऊपर भी जा रहे हैं, फिर नीचे भी जा रहे हैं, फिर वृत्त में भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम ऐसी कल्पना करें तो हमने देखा कि जो ग्रह हैं वो सिर्फ वृत्त में चक्कर लगा रहे हैं। अगर वो ऊपर नहीं जा रहे हैं तो सिर्फ वो 2 ही गति कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो एक्स अक्ष में गए, दूसरा वाई अक्ष में गए। मतलब कुल मिला के उन्होंने द्विविमीय गति को फॉलो किया। आगे बात करते हैं। अगली गति का नाम है त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन।
अब इस 3D आपका 3 डायमेंशनल मोशन को समझें, उदाहरण के रूप में समझें। एक पक्षी को आपने देखा होगा, तो पक्षी कभी इधर भी जाता है, कभी इधर भी जाता है, कभी ऊपर भी जाता है और कभी नीचे भी जाता है। इस तरह से पक्षी जो होता है वो सभी दिशाओं में चलता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, दाएं भी मुड़ता है, बाएं भी मुड़ता है। तो इस तरह से अगर हम पक्षी की गति को देखें तो पक्षी तीनों विमाओं में गति करता है, एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी। तो इस तरह से जो पक्षी की गति होगी वो त्रिविमी गति मानी जाएगी। इस तरह से जो पक्षी की गति होगी वो त्रिविमी गति मानी जाएगी। अगले हम कुछ और शब्दों को समझ लेते हैं। कुछ पद आपके यहाँ पे पद हैं, कुछ टर्म हैं जो आपको काम आने वाले हैं। इससे भी कभी कभी प्रश्न बनता है। शब्द है विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है? विस्थापन मतलब होता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी को, उदाहरण के लिए एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अच्छा, अब हम बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, तो हमारी प्रारंभिक स्थिति हो गई बिंदु ए। जब हम बिंदु ए से चलना शुरू हुए तो जैसे ही हम आधी दूरी पर पहुंचे तो इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु बी। अब हम अगर ये परिभाषा बोलें कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, तो हम फंस जाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि हम तो इसमें इतनी पूरी दूरी चल के आए हैं, लेकिन विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इस स्थिति में अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की थी तो हम बोलेंगे कि सीधा ये दूरी नाप लो। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर, ये आधा ये था, आधा ये भी 10 होगा, कुल मिला के विस्थापन हुआ 20 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कुल मिला के हम क्या बोलेंगे? विस्थापन क्या है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। मात्रक क्या है इसका? इसका मात्रक है मीटर। राशि कैसी है? तो सदिश राशि है, क्योंकि जब भी आप बताएंगे 10 मीटर, तो 10 मीटर विस्थापन नहीं है भैया, 10 मीटर पूरब की तरफ बोलना पड़ेगा आपको, तब आपने विस्थापन को बताया कहलाएगा। तो जब आप बोलेंगे 10 मीटर पूरब की तरफ, या 10 मीटर पश्चिम की तरफ, या 10 मीटर दक्षिण की तरफ, तब हम ये मानेंगे कि आपने विस्थापन को बताया है। एक छोटा सा प्रश्न करके देखते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है विस्थापन वाला ये समझ में आ जाए। एक व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा हुआ है। प्रारंभ में ये क्या करता है कि 10 मीटर की दूरी चलता है। 10 मीटर की दूरी कहाँ पर पहुंचता है? बी बिंदु पर पहुंचता है। इसके बाद ये व्यक्ति यहाँ से आगे यहाँ से पीछे आता है। पीछे कितना आता है? तो यहाँ से पीछे 3 मीटर आता है। तो अब हम बात करते हैं विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन अगर हम देखेंगे तो हम बोलते हैं कि भैया प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देखो। तो प्रारंभिक स्थिति तो ए है, अंतिम स्थिति सी है। पहले चला था उसने 10, लेकिन 3 लौट गया। तो अगर 10 चला था, 3 लौट गया है, तो कुल मिला के अभी ए और सी के बीच कितनी दूरी है? तो हम बोलेंगे 7 मीटर की दूरी है। यही 7 मीटर हमारा क्या है? विस्थापन है। अच्छा, दूरी बोल दे कितना चला है आपने, तो हम बोलेंगे कि भैया 10 तो हम ये चले हैं, 3 और वापस भी आए हैं, तो कुल मिला के 10 और 3 13 मीटर हम कुल मिला के चले हैं। तो 13 मीटर तो हमारी दूरी है, लेकिन विस्थापन 13 नहीं है भैया, विस्थापन है 7 मीटर। उम्मीद है विस्थापन आपको समझ में आया होगा। अब अभी जो हमने उदाहरण समझा, इससे कुछ बातें और निकल सकती हैं। क्या बातें निकलेंगी जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है भैया? देखिए,
जो विस्थापन होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है और वो शून्य भी हो सकता है। समझ नहीं आई बात? कुछ समझना। एक व्यक्ति ए बिंदु से था, ए बिंदु पर खड़ा था, यहाँ से 10 मीटर वो बी बिंदु तक चला, तो भैया धन वाला 10 मीटर प्लस 10 मीटर चला है, मतलब विस्थापन तो धनात्मक हो गया। हमने कहा ठीक है, ऋणात्मक कैसे होगा दिखाइए। तो मैं कोशिश कर रहा था कि ये वस्तु इस तरफ जाए, लेकिन हुआ ये कि ये उल्टा जाने लगी। हम जिस दिशा में जाने के लिए उसको बोल रहे थे वो उसका रिवर्स होने लगी। आप ऐसा मान के चले कि एक गाड़ी इस तरह से घाट पे खड़ी थी, आप उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी रिवर्स आने लगी, रिवर्स आने लगी। तो इस स्थिति में जो विस्थापन माना जाएगा वो माना जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि जिस दिशा में आप लेके जाना चाह रहे हो वो उसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो ऋणात्मक माना जाएगा। अच्छा, शून्य कब माना जाएगा? आप अपने घर ए से निकले अपने मित्र बी के घर की ओर 10 मीटर चल के, फिर कुछ समय बाद आप मित्र के घर से वापस बिंदु ए पर अपने घर पर आ गए। फिर जैसे ही आप घर में पहुंचे, आपसे पूछा गया कि बताइए विस्थापन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। तो हम ये बोलेंगे कि भैया जहाँ से मैं चला था मैं वहीं पे वापस आ गया हूँ, तो विस्थापन तो हुआ शून्य, क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही है, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो इस स्थिति में हम जब बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि विस्थापन या तो हमेशा दूरी से छोटा होगा भैया, या तो फिर दूरी के बराबर होगा। कब बराबर होगा? कि जब हम बोलेंगे कि ए बिंदु से चलो, सरल रेखी चलो और बी बिंदु पर पहुंचो, तो 10 मीटर विस्थापन हुआ है और 10 ही मीटर दूरी हुई है। तो एक सरल रेखा में जब आप सिर्फ चलते हैं तो उस स्थिति में विस्थापन और दूरी ये दोनों बराबर होते हैं, अन्यथा दूरी विस्थापन से हमेशा ज़्यादा मानी जाती है, हमेशा ज़्यादा होती है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। उम्मीद है ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद है अब आगे बात करते हैं। चाल क्या है? चाल मतलब होता है कि हमने किसी निश्चित समय में जितनी दूरी तय की है उन्हीं के अनुपात को चाल कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं 10 या 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, तो मेरी चाल क्या हो गई? तो हम बोलेंगे दूरी, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो जब मैं दूरी बटे समय करूँगा तो मैं लिखूँगा 50/1 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब मेरी जो चाल हो गई वो हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात आपको मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ। वैसे मैं आपको अगले जो हमारा लेक्चर आएगा मैं उसमें आपको बताऊँगा कि भैया जो चाल होती है और जो वेग होता है दोनों में फ़र्क होता है। चाल कभी वेग नहीं होगी, चाल वेग होगी, लेकिन हमेशा चाल वेग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेग जो होती है ये सदिश राशि होती है और जो चाल होती है ये अदिश राशि होती है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको जब वेग पढ़ाऊँगा तो भी आपको मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। तो अभी सिर्फ चाल समझिए। चाल क्या होता है? जितनी दूरी आपने तय किया है जितने समय में, इनके अनुपात को चाल बोला जाता है। यहाँ दूरी दिख रहा है और हमें मालूम है दूरी अदिश राशि है, इसीलिए चाल भी एक अदिश राशि मानी जाएगी। आगे बात करते हैं मात्रक क्या है। तो हम बोलेंगे इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। कैसे? दूरी का मात्रक होता है क्या? मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो हम इसके मात्रक को बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। आगे कुछ और बिंदुओं पर बात कर लें कि जैसे यह जो चाल है ये हमेशा धनात्मक होगी और शून्य हो सकती है। अब कोई व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा है और 10 मिनट बाद भी उसी बिंदु पर है, तो चाल तो शून्य हो गई।
है ना, वो कहीं गया ही नहीं। तो दूरी शून्य और दूरी शून्य तो चाल शून्य। ठीक है, तो चाल धनात्मक होगी और शून्य होगी, कभी ऋणात्मक नहीं होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर आपने थोड़ा सा भी चला तो वो दूरी मान ली जाएगी, और यदि दूरी मान ली गई तो चाल आपकी धनात्मक हो जाएगी। तो चाल धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे के बिंदुओं पर बात करें तो चाल के कुछ प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। चाल जो होती है वो लगभग 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक समान चाल। एक समान चाल क्या है? एकांक समय में या फिर हम समान समयांतराल में जब समान दूरी तय करने लग जाएं। उदाहरण के लिए समझिएगा, ए एक व्यक्ति है जो 0 सेकेंड में चलना शुरू करता है और 5 सेकेंड में जाके 15 मीटर चलता है। चाल निकालो जरा। 15/5 दूरी बटे समय, तो कितना आया? 3 आया। अच्छा, इसके बाद जब 5 सेकेंड से हमने आगे गिना तो हमने देखा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में अब वो कहाँ तक पहुँच गया? तो हम बोलेंगे अब वो 30 मीटर चल चुका है टोटल। पहले 15 फिर 30, तो 15 से 30 मीटर चला, मतलब कुल कितना चला? 15 मीटर। 5 सेकेंड से शुरू हुआ था, 10 सेकेंड तक गया, तो कुल मिला के कितने सेकेंड? 5। इनको भी काटेंगे तब भी कितना आएगा? 3। मतलब चाल पहले भी 3 थी, अभी भी 3 है। तो ऐसी चाल को जिसमें वो परिवर्तन नहीं होता है, एक समान समय के अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, इसीलिए ऐसी चाल को हम एक समान चाल या स्थिर चाल कहते हैं। इसी चाल को हम स्थिर चाल भी कहते हैं। मैं बहुत जल्द इन सभी के आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ संख्यात्मक प्रश्न लेके आऊँगा, जिसको मैं आपको समझाऊंगा भी, और आप बहुत आसानी से इनके प्रश्नों को लगा रहे होंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की चाल की। तो दूसरी प्रकार की चाल है असमान चाल। असमान चाल क्या होती है? आप एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें। मतलब पहले 5 सेकेंड में आपने 15 मीटर तो चला, लेकिन अगले 5 सेकेंड में आप 30 मीटर चल गए। तो जब इसमें चाल निकाला हमने तो 3 मीटर आया, इसमें चाल हमने निकाला तो 6 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो हमने बोला कि भैया एक समान समय का अंतराल है, लेकिन चाल बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए इस चाल को असमान चाल बोला जाता है, या अस्थिर चाल भी इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रकार की चाल की। तो अगली चाल है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? तो औसत चाल मतलब होती है कि कुल आपने जितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने में आपने जितना समय लिया, इसी के अनुपात को औसत चाल बोला जाता है। कैसे? समझ नहीं आई बात? समझना। हम ए बिंदु से बी बिंदु तक गए और 5 मीटर चले। कितने सेकेंड में चले? 3 सेकेंड में चले। फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक गए और 15 मीटर चले। कितने समय में चले? हमने बोला कि हम तो 1 ही सेकेंड में चल दिए, मान लेते हैं उदाहरण के लिए। फिर सी बिंदु से जब हम डी बिंदु पर गए तो हम चले कुल मिला के 10 मीटर की दूरी, और हम जब 10 मीटर की दूरी चले तो हमने बोला कि 2 सेकेंड का समय लिया हमने। अब औसत चाल कैसे निकालेंगे? कुल दूरी कितनी थी? तो 15 5 और 15 20 और 10 30, तो कुल दूरी तो हो गई 30। समय कितना लिया हमने? तो 2 और 1 3 और 3 6 सेकेंड का। तो हमारे पास औसत चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से औसत चाल निकाला जाता है। कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को ही औसत चाल बोला जाता है। मात्रक क्या है? तो भैया दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, चाल का मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकेंड ही माना जाएगा। विमा इसकी क्या है? विमा मैं अभी आपको सिर्फ बता देता हूँ, इसको कैसे बनाते हैं ये मैं एक आध दिन आपको यहाँ पे वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें आपको सिखाऊंगा कि हम विमाएँ कैसे निकालते हैं। तो इसकी विमा है M0LT-1। ठीक है, अब समझते हैं तात्क्षणिक चाल को कि तात्क्षणिक चाल क्या है। देखिए, अब मैंने बोला
कि एक व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जा रहा था। हमने बोला ठीक है भैया। अब हमने बोला कि यार हम लोगों को एक काम बताओ, मैं ना जब तुमको स्टॉप गिनना शुरू करने को बोलूं, वहां से गिनना, और जहां स्टॉप बोलूं वहां पे गिनना खत्म कर देना। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि इस x बिंदु से y बिंदु के बीच चलने में कितनी इसकी चाल है, ये मैं पता करूं। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है भैया। देखो, अब मान के चलते हैं कि जब वो x बिंदु से गिनना शुरू हुआ तो 8 सेकेंड हुए थे। ए बिंदु से वो व्यक्ति आ रहा था, 8 सेकेंड में वो x बिंदु पर पहुंचा, और इस y बिंदु तक पहुंचने में उसको टोटल 10 सेकेंड हो गए। ठीक है, और कितनी दूरी थी ये? तो ये कुल मिला के 10 मीटर की दूरी थी। अब हमने बोला तो इतने दूरी को तय करने में चाल क्या है ये बताओ। तो हम बोलेंगे चाल क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे भैया टोटल 10 मीटर, हम यहाँ पे x और y के बीच की दूरी 10 मीटर थी। अच्छा, समय कितना था? तो यहाँ a से इस x बिंदु तक आने में 8 सेकेंड लगा, और x बिंदु से y बिंदु तक जाने में कुल मिला के 10 सेकेंड हुए थे, तो समय हो गया 2 सेकेंड। तो हम जब इसको निकालेंगे तो हम बोलेंगे 10/2 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस स्थान पर जो चाल आई वो 5 मीटर प्रति सेकेंड आई। तो ऐसी जब हम चाल निकाल रहे होते हैं तो ऐसी चाल को तात्क्षणिक चाल बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये है विशेष क्षण में चली गई दूरी बटे क्षणिक समय, इसी के अनुपात को तात्क्षणिक चाल बोला जाता है। तो आज के लिए हम इसमें इतना करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो आपके एमपी पुलिस या आपके वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।